हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारा सीटेट का लास्ट टॉपिक चल रहा है। लास्ट थीम से आज हम कुछ डिस्क्रिप्शन लेकर आए हैं। तो लास्ट जो थीम है सीटेट ईवीएस का, वो है थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। और इससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में बातें टॉपिक दी हुई हैं, बातें बताई गई हैं, उसको आज हम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट थीम जो है थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी टॉपिक बच गए हैं उसका एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, ऑल इन वन के नाम से। और आपकी लगभग आई थिंक 2 से 4 दिनों में आपकी सीटेट की जो जो भी सिलेबस है सीटेट का, वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ें और इसको देखें। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल एंड ओपेक मटेरियल। दैट मीन्स कि टाइप्स ऑफ मटेरियल हम पढ़ ले कि कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसा मटेरियल जो कि लाइट को पास करे, लाइट को पास अपने से पास होने दे, यानी पास कर जाए, लाइट उससे पास हो जाए और ईजिली हम दूसरे साइड के ऑब्जेक्ट्स को देख लें। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ग्लास जो होता है, प्लेन ग्लास या प्लेन वाटर, ये सब क्या होता है, क्लीन वाटर, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। और इससे आप इससे क्या होती है, लाइट जो होती है वो पास हो जाती है और आपको इसके जो दूसरे साइड में ऑब्जेक्ट रहते हैं वो आपको ईजिली दिख जाते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, क्लियर ग्लास एंड क्लीन वाटर। दूसरा टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है, एस मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्सली। ऐसा मटेरियल जो कि लाइट को पार्शली, पार्शली में यानी हाफ, लाइट पास तो करेगी लेकिन पूरी पूरी तरीके से नहीं। जितनी लाइट पास करती है ट्रांसपेरेंट में उतनी नहीं, हाफ लाइट पास करेगी, यानी थोड़ी पास करेगी, थोड़ी नहीं कर पाएगी। वो होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। आप यहाँ पे कलर ग्लास को या फॉस्टर ग्लास को देख सकते हैं। इससे लाइट जो पास करती है वो आपको क्लियर नहीं पास करेगी और इसके जो पीछे साइड में जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं वो कैसे दिखाई देंगे, आपको ब्लर दिखाई देंगे, धुंधले दिखाई देंगे। ठीक है। सॉरी। तीसरे टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है ओपेक मटेरियल। इसमें क्या होता है, कंप्लीटली लाइट को पास तो होने ही नहीं देता ये, है ना। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ टू एनी लाइट टू पास थ्रू देम और कंप्लीटली। इससे क्या होता है, कोई भी लाइट पास नहीं होता है। और जब कोई भी लाइट पास नहीं होगा तो आपको दूसरे साइड जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं वो आपको क्या होगा, नहीं दिखेगा। इससे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वुड एंड मिरर। ये क्या करता है, लाइट के जो पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देता है। लाइट के रास्ते में ये ब्लॉकेज खड़ा करता है। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये ट्रांसलूसेंट है एंड ये ओपेक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है पोचमपल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि पोचमपल्ली क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ना। और कैसे, क्यों एनसीईआरटी में इन सब चीज़ों को रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, एनसीईआरटी का जो मेन पर्पस है वो क्या है, अवेयरनेस फैलाना, बच्चों के बीच में सेंसिटिव बनाना कि हर एक आदमी समाज का, सोसाइटी का इम्पोर्टेंट है। और जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग हुनर होता है, उसको क्या देना है, हमें इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पोचमपल्ली के बारे में। एक मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। यहाँ पे पोचमपल्ली नाम का एक चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि एक मुक्तापुर विलेज है। विलेज का नाम क्या है, मुक्तापुर, जो कि पोचमपल्ली टाउन में आता है। और कौन से स्टेट में आता है, तेलंगाना में, है ना। मोस्ट ऑफ द फैमिली इन दिस टाउन आर वीवर्स। और इस टाउन में जो भी टाउन, टाउन यानी किसकी बात हो रही है, पोचमपल्ली टाउन की बात की जा रही है कि जो इस टाउन में बहुत सारे विलेज होंगे। टाउन आप मान सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो, मंडल, उसमें बहुत सारे विलेज होंगे। तो उस विलेज में जितने भी लोग रहते हैं वो सबका काम क्या होता है, वीवर्स है। वीवर्स यानी बुनकर है ना, बुनाई का काम करते हैं। ठीक है। दिस इज वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वे वीवर्स इज कॉल्ड पोचमपल्ली। द विलेज हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसमें बताया गया है, तो वो सब क्या है, पोचमपल्ली टाउन में जितने भी विलेज आते हैं उसके सारे लोग क्या करते हैं, वीवर्स होते हैं, पोचमपल्ली की साड़ी और क्लॉथ्स बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये क्या होता है, ये इनके मतलब इनका ट्रेडिशनल वर्क है। ये बहुत दिनों से इन कामों को करते आ रहे हैं और ये सारे
काम किस मंडल किस टाउन के अंडर में आते हैं, पोचमपल्ली। इसीलिए जो भी क्लॉथ्स बनते हैं वहाँ पे, जो भी साड़ियाँ बनती हैं, उसका नाम क्या रखा गया है, पोचमपल्ली। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह पोचमपल्ली साड़ी तैयार होती है। ठीक है ना। थ्रेड इज थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट्स। पहले क्या करेंगे, थ्रेड यानी धागे को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे वाटर में। क्यों करेंगे, क्योंकि जो डर्ट्स है, गंदगी है, उसको हटाते हैं। ठीक है ना। एंड देन स्ट्रेन, देन एवरीबडी वर्क टू डाई द थ्रेड विथ ए ब्राइट कलर। उसके बाद सभी लोग मिलके क्या करते हैं, उसको अलग अलग कलर देते हैं, उस थ्रेड को, उस थ्रेड में अलग अलग कलर से डाई करते हैं। दिस थ्रेड आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल। जब डाई सबसे पहले बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद क्या करते हैं, कलर करेंगे, बहुत सारे कलरों में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में उसको डाई करेंगे। डाई करने के बाद उसका बंडल तैयार करते हैं। ठीक है। These bundle are put into the loom and the cloth is woven। और इस बंडल को कहाँ भेजा जाता है, लूम में। आपने हैंडलूम का नाम सुना होगा ना, कि आप अगर किसी शॉप पे या आपकी मदर शॉप पर जाती हैं तो आप क्या बोलते हो कि हमें हैंडलूम की साड़ी दिखाई। हैंडलूम का मतलब क्या होता है, ऐसे कपड़े जो हाथों से बुने जाते हैं, हाथों से बनाए जाते हैं, उसको हैंडलूम क्लॉथ्स या कहते हैं। तो यहाँ पे हैंडलूम, लूम में जाएगा। लूम क्या है, एक छोटी सी फैक्ट्री आप बोल सकते हो, फैक्ट्री टाइप पे होती है जहाँ पर ये पोचमपल्ली साड़ियाँ बनती हैं। तो वहाँ पर बंडल्स को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। आगे यहाँ बता रहा है, द सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर विवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड। सिल्क क्लॉथ और सिल्क साड़ी कैसे बनता है, सिल्क थ्रेड से बनता है। ठीक है। क्लॉथ क्लॉथ कॉटन thread is used to weave in cotton sari, cloth, sheets, etc. The loom has many needle. The size and number of needle change according to the design. The weavers weaves the beautiful Pochampalli sari in bright color. Though that their tradition craft they have been made rare reason world famous। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो सिल्क की साड़ी बनाई जाती है उसमें सिल्क का थ्रेड यानी सिल्क का धागा यूज़ किया जाता है, और कॉटन की जो साड़ी बनाई जाती है हाथों से, हैंडलूम के थ्रू, तो वो किससे बनाई जाती है, कॉटन के थ्रेड से बनाई जाती है। वहाँ पे जो फैक्ट्री होती है, लूम होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल का यूज़ किया जाता है, और वो नीडल किस पर डिपेंड करता है, अलग अलग डिज़ाइन पे। अगर आपको बड़ी डिज़ाइन चाहिए तो उस तरह का उसका अलग नीडल यानी अलग सुई का यूज़ किया जाता है। अगर आपको छोटी चाहिए तो ये क्या है, नीडल क्यों होता है, अलग अलग तरह का नीडल क्यों होता है, क्योंकि वो अलग अलग तरह की डिज़ाइन उस साड़ी में दे सके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है एक साड़ी, पोचमपल्ली साड़ी की एक इमेज यहाँ पे मैंने लगाई है। इसमें देखो आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट कलर कैसे है, क्योंकि उसको डाई किया गया है डिफरेंट कलर से। धागे क्या होते हैं, एक या दो सिंपल ब्लैक एंड वाइट, इसी सब कलरों में नेचुरल कलर के जो धागे मिलते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट कलर कैसे दिया जाता है, थ्रू डाई के थ्रू उसको डाई किया जाता है, उसको कलर किया जाता है। तो ये डिज़ाइन बनी हुई है, इसमें अगर ये वाली डिज़ाइन यूज़ की गई होगी, बनाई गई होगी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल यानी दूसरी नीडल का यूज़ किया गया हुआ, इसमें दूसरी टाइप्स ऑफ नीडल का यूज़ किया गया हुआ। ठीक है। अब हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। लेह लद्दाख को या स्पेशली लद्दाख को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि डिज़र्ट क्यों बोला जाता है किसी भी प्लेस को, उसी प्लेस को नहीं डिज़र्ट बोला जाता है जहाँ पे बहुत सारी रेत होती है, रेगिस्तान होता है, नहीं। डिज़र्ट उसको बोला जाता है जहाँ पर क्या होती है, जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है ना। तो उस जगह को क्या घोषित कर दिया जाता है, डेजर्ट बोला जाता है। तो उसी तरह का एक लेह एंड लद्दाख जो हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे लेह एंड लद्दाख बहुत ही हाई ऊंचाई के, मतलब आप ये समझ सकते हो कि हिमालय वाले एरिया में पाया जाता है। उस जगह का नाम क्या है, लेह एंड लद्दाख। वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई होता है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, इसीलिए उसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। कोल्ड का मतलब क्या, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना, इसीलिए कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। लद्दाख गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, हेयर देयर आर है हाई स्नो कैप्ड माउंटेन। स्नो कैप्ड माउंटेन मतलब वहाँ की जो माउंटेन होती है वो स्नो से ढकी होती है। ठीक है ना। लद्दाख के लोग ना झूले झूले का यूज़ करते हैं। झूले झूले का मतलब क्या होता है, वेलकम करना। जब भी कोई उनके घर गेस्ट आते हैं तो वो झूले झूले बोलते हैं। झूले झूले का मतलब क्या होता है, वेलकम वेलकम। ठीक है। द होम ऑफ दिस प्लेस इज बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर। वहाँ के जो घर होते हैं वो 2 फ्लोर के बने होते हैं ना, एक ग्राउंड फ्लोर होता है और एक फर्स्ट फ्लोर होता है।
द हाउस वॉज मेड ऑफ अ स्टोन विच वेयर केप्ट वन ओवर द अदर। और हाउस किससे बना होता है? स्टोन से, यानी पत्थरों से बना होता है। और पत्थरें कैसे रखी जाती हैं? एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। और उस पत्थरों पे क्या किया जाता है? कोट किया जाता है थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम से, यानी द वॉल वेयर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। मड यानी गीली मिट्टी को मड हम बोलते हैं, और लाइम से क्या की जाती है? चूना होता है ना, चूना। लाइम मतलब क्या होता है? चूना। तो क्या होती है इसकी जो वॉल होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? वहाँ की घर है। तो पहले तो पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे थिक लेयर, थिक यानी मोटी लेयर चढ़ाई जाती है। मोटी लेयर चढ़ाने का मतलब क्या है? किससे चढ़ाई जाएगी? मड से, यानी गीली मिट्टी से, और लाइम से, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है कि थिक दिया है या थीन दिया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए थिक की जगह थीन भी दे सकता है। तो आप एक एक स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सीटेड जो है वो स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन देता है, और आपको अगर स्टेटमेंट अच्छे से याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। द हाउस लुक लाइक अ शेड, शेड की तरह दिखता है फ्रॉम इनसाइड विच विथ अ लॉट्स ऑफ हे स्टोरेज। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग। और जो इसका ग्राउंड फ्लोर होता है वो उस पर क्या रखते हैं वो लोग? एनिमल्स को रखते हैं, जो अपने पालतू जानवरों को रखते हैं, ठीक है ना। व्हेन इट गेट टू कोल्ड दे ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, वहाँ पर जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो लद्दाख में रहने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है, जो घरें बनी होती हैं उसमें विंडो नहीं होती है या ना के बराबर होती हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये फर्स्ट फ्लोर है, इस पे बड़ी बड़ी आपको विंडो यानी खिड़कियाँ दिखाई देंगी, और यहाँ पे छोटी छोटी दिखाई देंगी। उतनी ही बड़ी खिड़की होती है जिससे आपको क्या हो सके? रोशनी आ सके, उजाला हो सके, ठीक है ना। तो वो क्या होती है? ठंड पड़ती है तो वो ठंड से बचने के लिए वो भी ग्राउंड फ्लोर पर रहने चले जाते हैं, ठीक है ना। तो थी यहाँ पे दिया है कि ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडो, है ना। थिक ट्री ट्रंक वेयर यूज टू मेक द फ्लो रूफ स्ट्रॉन्ग। और जो इसकी रूफ होती है वो किससे बनी होती है? ट्री ट्रंक से बनी होती है ना। ट्री की, पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती है ना मोटी मोटी, उससे बनी होती है इनकी रूफ, यानी इनकी छतें, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेंगथांग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक चेंगथांग वैली है, ले एंड लद्दाख के पास पड़ता है, ठीक है ना। द रॉकी प्लेन ऑफ चेंगथांग, this place is at a height of almost 5,000 मीटर. It is so high that it is difficult to breathe normally. यहाँ पे बताया जा रहा है एक चंगथांग नाम का प्लेस है जो कि बहुत 5,000 की ऊंचाई पर है, स्थित है। उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चंगथांग क्या है? प्लेस का नाम है। वहाँ वहाँ क्या होता है? वहाँ जो होता है बहुत ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, इसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम होते जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? कम होते जाता है। तो क्या आपने विजेंद्री पाल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमारा ऑक्सीजन लेवल जो हो रहा था वो डाउन होते जा रहा था और हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो वो क्या कैरी कर रहे थे? ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे थे। उसी तरह का कुछ यहाँ पर भी बताया गया है कि वो इतने हाई ऊंचाई पे रहते हैं तो उनको ब्रीदिंग करने में यानी सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। हालांकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी वो वहाँ सरवाइव कर रहे हैं। इसके बारे में बताया गया, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि क्या कितनी डिफ़िकल्टी होती है लोगों को अपने जगह पर सरवाइव करने के लिए और कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो जीते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अवेयरनेस किया गया है और सेंसिटिविटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? चंगपास कहते हैं। ए ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन। जो चंगथांग वैली है ना, वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? चंगपास बोला जाता है। वो क्या है? ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं जो कि माउंटेन एरिया में रहते हैं। द चंगपास ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल। ये लोग कितने हैं टोटल? इनकी जो ट्राइब्स है, ये जो जनजाति के लोग हैं, उनके टोटल कितने लोग हैं? टोटल 5,000 पीपल हैं, ठीक है ना। चंगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट एंड शिप। और वो हमेशा मूव करते हैं किसके साथ? गोट एंड शिप के साथ। गोट एंड शिप क्या है? उनके उनके जो लिविंग हुड है ना, उसके बहुत बड़ा
कारण है उसी के थ्रू अपना वो जीवन यापन करते हैं. It is from this that they get all that they needed: milk, meat, skin for tent, wool for coat and sweater. यहाँ पे बताया जा रहा है जो शिप एंड गोट है वो उनको इतना उतने वो इन पर डिपेंडेंट हैं कि जो भी इनको चाहिए रहता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो स्किन हो टेंट के लिए, वुल हो स्वेटर के लिए, वो सब किससे लेते हैं? ये गोट से लेते हैं. वो कौन लेते हैं? चंगपाज लोग लेते हैं. कहाँ रहते हैं चंगपाज लोग? चंगथांग वैली में रहते हैं. चंगथांग वैली कितनी ऊंचाई पर है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर है. और कितने टोटल लोग हैं? 5000 लोग हैं वो टोटल. देयर गोट आर ओनली ट्रेजर. इफ ए फैमिली हैज मोर एनिमल इट इज कंसीडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट. वहाँ पे क्या होता है? यही उनका एक ओनली क्या है? खजाना आप बोल सकते हो उनके उनके जीवन का. ठीक है ना. और वहाँ पे बताया जाता है कि जो जिन लोगों के पास जितने ज़्यादा एनिमल है वो उतने ज़्यादा अमीर माने जाते हैं. अगर किसी फैमिली के पास ज़्यादा एनिमल है तो वो वहाँ के रिच यानी अमीर इंसान या आदमी माने जाते हैं. ठीक है ना. फ्रॉम दिस स्पेशल गोट दे गेट वुल फ्रॉम मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वुल. अब यहाँ पे पश्मीना गोट के बारे में बताया गया है. ये पश्मीना गोट है जो कि चंगथांग वैली में पाया जाता है. और इसको पालने वाले लोग कौन है? चंगथांग है ना. चंगपाज लोग हैं, है ना. चंगपाज लोग चंगथांग वैली में जो रहते हैं जो कि पश्मीना गोट को पालते हैं. अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे. ठीक है ना. फ्रॉम दिस स्पेशल गोट they get wool from making the world famous pashmina wool. The Changpas graze their goat at higher and colder place so that the goat have more and more softer hair. They stay high up the mountain in very difficult condition because that is where this goat can live. This is their life and their livelihood. देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो गोट है, ये गोट क्या है? बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर रहती है, बहुत ही ऊंचाई पे रहती है. और तभी ये क्या होती कि ये सॉफ्ट वुल प्रोवाइड करेगी, है ना. सॉफ्ट वुल इसकी जो ये जो ऊपर में जो ये इसकी फर बोल सकते हो, इसकी जो हेयर बोल सकते हो, ये तभी सॉफ्ट रहेगी जब ये हाई एल्टीट्यूड पर रहेंगे. और इसके कारण जो चंगपाज लोग हैं इसको पालते हैं तो वो भी उसी हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं ताकि ये गोट वहाँ सरवाइव कर सके. और ये गोट क्या देती है? वर्ल्ड फेमस पश्मीना वुल देती है. और इसी से क्या बनता है? पश्मीना शॉल बनता है जो कि वर्ल्ड फेमस होता है. ठीक है ना. और ये जितनी सॉफ्ट रहती है उतनी ही ज़्यादा गर्म रहता है. इसका जो इसके जो स्वेटर बनते हैं या शॉल बनते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही गर्म रहता है, उससे ठंड जल्दी नहीं लगता है. वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वहाँ के लोग और ये गोट रहती है. ठीक है ना. द लैंग्वेज ऑफ चंगपाज इज चंगथांग. चंगथांग वैली में जो लोग रहते हैं जिसको चंगपाज बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज का भी नाम क्या है? चंगथांग. और चंगथांग का मतलब क्या है? प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव. ऐसे प्लेस जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं. अब यहाँ पे पश्मीना शॉल्स के बारे में पढ़ते हैं. वर्ल्ड फेमस पश्मीना. It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweater. It is very thin yet very warm. The goat from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitude of 5000 मीटर. यहाँ पे बोला गया है कि पश्मीना शॉल जो होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म रखती है जितना कि 6 स्वेटर रखते हैं. यानी अगर आप एक साइड 6 स्वेटर रख दो और एक साइड एक पश्मीना शॉल रखो तो दोनों की जो गर्मी होगी वो बराबर होगी. और ये कहाँ से मिलते हैं? पश्मीना वुल से बनाए जाते हैं. और पश्मीना वुल कहाँ से मिलती है? वैसी गोट से मिलती है जो कि हमें 5000 की ऊंचाई पे वो गोट पाई जाती है. ठीक है ना. इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस. और विंटर में क्या होता है? जो चंगथांग वैली होता है, जो लेह एंड लद्दाख के लोग रहते हैं, उनकी जो टेम्परेचर होती है 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है. आप समझ सकते हो कि वहाँ कितनी ठंड पड़ती है. यहाँ प्लेन एरिया में अगर 5 से 3 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाता है तो लोगों को बहुत ठंड लगने लगती है. आप ये समझो कि वहाँ के लोगों की सिचुएशन कैसी है, कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो सर्वाइव कर रहे हैं. The coat of warm hair grow on a
गोट बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो उनके जो फर होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये फर होती है ये ना इनको ठंड से बचाती है, इन गोट को ठंड से बचाती है। ठीक है ना, यही बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, द गोट शेड फ्रॉम देयर हेयर और फर इन समर सीजन। अब इसकी जो फर है वो क्या होता है, विंटर सीजन में नहीं कट किया जाता है ना, इसको कब किया जाता है, गर्मियों के सीजन में। अगर मान लो कि ठंड के सीजन में आप इसके जो हेयर है उसको आप हटाओगे तो क्या होगा, उनको ठंड लग जाएगी, वो ठंड से क्या हो जाएंगे, वो जीवित नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। इसके कारण उनकी जो हेयर होती है उसको कब हटाया जाता है, समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में। The hair is so fine that six of these would be as thick as one hair of yours. The fine hair cannot be woven on machine, so the weavers of Kashmir make this shawl by hand. This is a long and difficult process. यहाँ पे बताया जा रहा है जो उनकी फर होती है, जो उनकी बाल होती है पश्मीना कोट की, वो इतनी पतली होती है कि आपका जो एक बाल है उसमें भी वो 6 पार्ट करने, अगर आप अपने बाल का 6 पार्ट करते हो उतनी पतली इसकी एक हेयर होती है। किसकी हेयर होती है, पश्मीना गोट की। तो जब इतनी पतली होगी तो क्या होगी, आप इजली उसको मशीन में आप नहीं बुन सकते हो, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो हाथ से उस शॉल को बनाते हैं। ठीक है ना। About almost 250 hour of weaving, one plain पश्मीना शॉल इज मेड। यानी एक प्लेन पश्मीना शॉल को बनाने में उनको कितना टाइम लगता है, 250 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर एक पश्मीना शॉल बनाने में इतने टाइम लग जा रहे हैं, तो आप ये बता सकते हो कि अगर उसमें एम्ब्रॉयडरी, यानी ये देखो एम्ब्रॉयडरी वाला है ये शॉल, प्लेन शॉल कैसा होगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और एम्ब्रॉयडरी जिसमें कुछ वर्क किया जाता है उसको करने में सोचो कि कितना टाइम लगेगा। प्लेन शॉल बनाने में 250 घंटे लग रहे हैं, तो एम्ब्रॉयडरी करने में कितना टाइम लग जाएगा, और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए ये शॉल जो होती है वो थोड़ी कॉस्टली मिलती है। अब हम मधुबनी की पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम पढ़ते हैं, बहुत ही स्पेशल फीचर होता है इस पेंटिंग का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। द डिज़ाइन इन दिस पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है ये मधुबनी पेंटिंग का डिज़ाइन है, और ये बहुत ही ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है ना। फोक आर्ट क्या होता है, किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर आर्ट है ना, उसको फोक आर्ट बोलते हैं। देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। यहाँ पे बताया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है क्या है, मधुबनी। उसी डिस्ट्रिक्ट में ये मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, और इसीलिए इस पेंटिंग का नाम क्या दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग। Here, during a festival and happy occasion, the wall of a house and their courtyards are painted with a such picture. वहाँ के लोग क्या करते हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या करते हैं, जब उनके घर में कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, और जब कोई ओकेज़न होता है, शादी ब्याह होता है, तो इस पेंटिंग को वो अपने घरों की दीवारों पर या कोर्टयार्ड यानी आंगन में बनाया करते हैं। और इसमें एक खासियत ये है कि ये पेंटिंग में क्या होता है, नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है ना, कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। सबसे पहले इसका जो पेंटिंग का कलर बनाने के लिए पाउडर राइस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच द कलर हैज़ बिन मिक्सड। सबसे पहले पाउडर राइस यानी चावल को पीस कर उसको पाउडर बनाया जाता है, और उसके बाद उसमें नेचुरल कलर ऐड किया जाता है। ठीक है ना। द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है, जैसे इंडिगो यानी नील का यूज़ किया जाता है, टर्मरिक यानी हल्दी का यूज़ किया जाता है, कलर ऑफ फ्लावर एंड ट्री यानी पेड़ के फूलों के फ्लावर का, पत्तियों के फ्लावर का इसमें यूज़ किया जाता है। यानी आप जो भी इसमें ऑरेंज, ग्रीन, येलो कलर आप देख रहे हो, ये सब क्या है, नेचुरल कलर है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। अब इसमें एक और फीचर क्या है कि इसमें जो भी पेंटिंग बनाई जाती है उसमें क्या बनाया जाता है,
ह्यूमन बीइंग को बनाया जाता है, एनिमल को बनाया जाता है, ट्री को बनाया जाता है, फ्लावर को, बर्ड को, इन सब चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब स्पेशल फीचर है, इसका एक एक पॉइंट आप इसको अच्छे से पढ़ना। सीटेट में ऐसे पूरी की पूरी पॉइंट उठाकर क्वेश्चन दे दी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कलर के बारे में बताया गया है ना, उसके बारे में हम बताते हैं। कलर आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर लाइक मेरीगोल्ड एंड जीनिया। यानी कलर कौन कौन से फ्लावर से बनाया जाता है? मेरीगोल्ड से बनाया जाता है और जीनिया से बनाया जाता है। दिस कलर आर ऑल्सो यूज टू डाई क्लॉथ। और इस कलर का यूज़ कहाँ किया जाता है? क्लॉथ को डाई करने में, है ना, कपड़े को कलर करने में। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वो किस लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है, ठीक है ना। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में पाया जाता है। पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश इंजॉय ईटिंग ए वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कचनार फ्लावर की जो डिश है, जो वेजिटेबल है, वो कौन से स्टेट खाते हैं, कौन से स्टेट के लोग खाते हैं? तो क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। पीपल ऑफ केरला इंजॉय ईटिंग वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। यानी जो केरला के लोग हैं वो किसकी वेजिटेबल को खाते हैं? बनाना के फ्लावर से बने हुए वेजिटेबल को खाते हैं। पीपल ऑफ महाराष्ट्र लव पकौड़ा और पकौड़ाज मेड अप ऑफ सहजन फ्लावर। यानी महाराष्ट्र के लोग सहजन फ्लावर के पकौड़े को बनाकर खाते हैं। अब यहाँ पे लाइट के बारे में, ये सब क्या है ना, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज आपको बता दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है ना, एनर्जी का सोर्स है। और वो क्या करता है? हमें कोई आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और लाइट टेक अराउंड 8 मिनट टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि लाइट जो है सन से अर्थ पर, यानी सूर्य से अर्थ पर, हमारे धरती पे पहुंचने में कितना टाइम लगाता है? जो देखो, ओनली सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन है ना। यानी सन ही है, यानी सूर्य है, जो क्या है? ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके थ्रू हम कुछ भी देख सकते हैं। तो वो जो सूर्य की रोशनी है, धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट लग जाता है। वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब बेरेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए। Louis Braille belonged to France. One day, when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly, a pointed tool hurts his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in study. He did not give up. He kept think of a different way to read, write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This is a way of reading later came to know as Braille script. यहाँ पे बताया गया है कि लुइस ब्रेल नाम के एक साइंटिस्ट बोल सकते हो, एक व्यक्ति थे जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। जब वो 3 साल के थे तो एक दिन वो क्या कर रहे थे? अपने फादर के टूल से, यानी औजारों से खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक क्या होती है कि वो टूल जो है उनकी आंखों में लग जाती है और उनकी आई चली जाती है, आई की साइड चली जाती है, रोशनी चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन उनको क्या था ना, बचपन से ही पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो क्या कर रहे थे? बहुत सारा तरीका उन्होंने सोचा कि अब तो मेरी आंखें चली गई, तो अब मैं पढ़ूंगा कैसे? तो उन्होंने बहुत सारा तरीका खोजा कि कैसे मैं पढ़ सकूं बिना आँख के भी। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की, जिसको क्या बोला जाता है? बेरेल स्क्रिप्ट कहा जाता है ना। और ये स्क्रिप्ट का नाम उनकी लुइस ब्रेल के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है ना। तो अब हम इस जो स्क्रिप्ट है, इसके स्पेशल फीचर को समझेंगे कि क्या होता है इस स्क्रिप्ट में, और कैसे लोग, जो लो विज़न के लोग होते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो कैसे इस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट NCERT में दिया हुआ है, ठीक है ना। इन दिस टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट ए रो ऑफ राइज डॉट आर मेड अप ऑफ ए थिक पेपर। सबसे पहले क्या होता है? थिक पेपर यानी मोटे पेपर पे रो ऑफ राइज डॉट यानी उभरे हुए डॉट्स दिए रहते हैं ना, ताकि उस पर राइज डॉट रहेगा तो क्या होगा? सरफेस कैसा रहेगा? रफ रहेगा, है ना, खुरदुरा सरफेस रहेगा। और उस पर क्या करते हैं लोग? अपने हाथों को फेरते हुए पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस राइज डॉट्स आर राइज्ड, दे कैन बी रीड बाई रनिंग द फिंगर ऑन देम। अब क्या होता है? ये राइज डॉट दिया रहता है, मोटे पेपर पे क्या किया जाता है? डॉट दिया रहता है, राइज उभरे हुए डॉट रहते हैं।
और रफ सरफेस हो जाता है। रफ सरफेस से क्या होता है, लोग अपने हाथों को उस पर फेरते हुए पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसकी टेक्निक होती होगी, सीखना पड़ता होगा, उसके थ्रू वो पढ़ते हैं। दिस इज ए स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, और इसके एक अगर लेटर अगर पढ़ना होता होगा तो उस पर 6 पॉइंट बने होते हैं, 6 डॉट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ए देख सकते हो, क्या होता है, ए है, इसमें भी 6 है, बी में भी 6 पॉइंट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए तो कितने पॉइंट्स होते हैं, तो 6 पॉइंट्स होते हैं। इसको आप इस नंबर को आप याद रखना। वेरल कैन नाउ ऑल्सो बी योर रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अब क्या होगी, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है और अब हम इसको कंप्यूटर का भी यूज़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ यूज बाई ब्लाइंड एंड लो विजन पर्सन। इसको कौन यूज़ करता है, ब्लाइंड पर्सन और लो विजन पर्सन इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वहीदा प्रिज्म खान के बारे में आगे बताया गया है, ठीक है ना। वहीदा प्रिज्म खान, ठीक है ना। शी केम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थन्ना मंडी। दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे वहीदा प्रिज्म के बारे में बताया गया है। ये वहीदा प्रिज्म खान इनका पूरा नाम है। वो कहाँ से बिलोंग करती थी, वो एक बहुत ही छोटे विलेज से बिलोंग करती थी जिसका नाम क्या था, थन्ना मंडी, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। वहीदा प्रिज्म इज़ ए डॉक्टर इन इंडियन नेवी। ये कौन थी, डॉक्टर थी इंडियन नेवी में, ठीक है ना। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड द परेड। ये पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था, यानी परेड के आगे आगे चली थी। तो टोटल इन्होंने बताया है एक इंटरव्यू में, तो टोटल नंबर ऑफ कमांड होते हैं परेड में कितने, 36 होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इनका नाम तो था वहीदा खान, लेकिन इनको किस कैसे बुलाया जाता है, वहीदा प्रिज्म खान, यानी प्रिज्म कैसे पड़ा है उसका नाम, उसके बारे में उन्होंने अब एक इंटरव्यू में बताया। क्या बताया उन्होंने, यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है। माई फादर गेव दिस नेम टू मी, अ प्रिज्म इज़ ए काइंड ऑफ ग्लास। यानी इन्होंने बताया कि ये नाम मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने मुझे दिया। उन्होंने प्रिज्म क्यों बोला, क्योंकि प्रिज्म क्या है, ए प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर। My father wanted me to be like a prism, and that is why he started calling me by this name from my childhood itself. तो क्या होता ना, उन्होंने प्रिज्म, उनके फादर ने ये नाम दिया था, और वो उनके फादर क्या चाहते थे, प्रिज्म क्यों दिया था। प्रिज्म क्या होता है, एक टाइप्स ऑफ ग्लास होता है जो कि 7 कलर को रिफ्लेक्ट करता है, 7 कलर को रिफ्लेक्ट करता है, 7 कलर शो करता है। तो उनके फादर क्या चाहते हैं कि तुम भी क्या हो, इसी 7 कलर की तरह हमेशा चमकती रहो, इसीलिए तुम्हारा नाम मैं वहीदा प्रिज्म खान रखता हूँ, ठीक है ना। और बचपन से इनका नाम वही पड़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है, वहीदा प्रिज्म खान बॉर्न 1972 इज़ एन इंडियन नेवल सर्जन। ये इंडियन नेवल सर्जन थी, यानी डॉक्टर थी इंडियन नेवी में। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू कमांड द एनुअल परेड एट द आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे इन 2006। ये पहली महिला थी जिन्होंने आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के परेड को लीड किया था। कब किया था, 2006 में। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन द इंडियन नेवी। अब आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में थोड़े से कंजर्वेटिव लोग हैं, वहाँ के लोग थोड़ा सा वो क्या करते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे भारत में ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल हम जम्मू एंड कश्मीर से ले रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ये लोग हैं जो कि अपनी डिफेंस में अपनी लड़कियों को नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल उठा के एनसीईआरटी में दिया गया है जिससे लोग क्या हों, लोगों में अवेयरनेस आए, लोग ये जाने कि नहीं, लड़कियाँ भी हर काम कर सकती हैं, लड़कियाँ लड़कों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। और इसीलिए वहाँ उन्होंने इनका एग्जाम्पल दिया है कि वहीदा प्रिज्म खान जो कहाँ से थी, जम्मू एंड कश्मीर से थी, जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा घर से थोड़ा पर्दे में रखा जाता है, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकला जाता था। उस कंडीशन में ये वो वहाँ से बाहर निकली और इंडियन नेवी ज्वाइन किया। वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे वो डॉक्टर बनी और एक परेड को लीड किया। तो ये क्या है, उन सब लड़कियों को, जो लड़कियाँ अभी नहीं निकल पाई हैं, उनके लिए क्या दिया गया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप भी निकलिए, बाहर आइए और कुछ बन के दिखाइए, ठीक है। अब एक और महिला का इसमें यूज़ किया गया है, विमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पर जनरली बात की गई है एनसीईआरटी में, कि लड़कियाँ किसी भी मामले में चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, है ना,
चाहे वो बॉक्सिंग हो, वो किसी में भी पुरुषों से कम नहीं है और वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो क्या थी? वेट लिफ्टर थी, भारोत्तोलक थी और शी लिव इन आंध्र प्रदेश। वो किस स्टेट से बिलोंग करती थी? आंध्र प्रदेश से। हर फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल। इनके फादर क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। मल्लेश्वरी स्टार्ट वेट लिफ्टिंग व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया था, प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 ग्राम, यानी अब वो कितना तक वेट लेफ्ट ये कर सकती हैं, वेट लिफ्टिंग का काम कर सकती है, कितने केजी तक उठा सकती हैं? 130 किलोग्राम तक। कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ वॉन 29 मेडल इन इंटरनेशनल इवेंट। शी हर फोर सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक 2000। तो क्या है ना, ओलंपिक में मेडल जीतना क्या होता है? बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। और कब जीता था? 2000 में जीता था, है ना। कौन सी ईयर में? 2000 ईयर में जीता था। अब इसकी एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या थी कर्णम मल्लेश्वरी? कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी। वो क्या थी? वो वेट लिफ्टर थी। उन्होंने किस उम्र से स्टार्ट कर दिया था वेट लिफ्टिंग? 12 साल से स्टार्ट कर दिया था। उनके फादर क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। वो कितने तक वेट उठा सकती थी? 130 किलोग्राम तक। उन्होंने कितनी मेडल जीती थी? 29 मेडल जीती थी और फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। अब यहाँ पे राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बताया गया है। एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, हुज फॉरेस्ट, उस चैप्टर में ये सब चीज़ें दी गई हैं। ऐसे लोग जो 25 या एटलीस्ट 25 साल या उससे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं तो उनको क्या होता है? फॉरेस्ट के जो भी चीज़ें होती हैं, ज़मीन होती है, उन पर उनका अधिकार हो जाता है। ऐसा बताया गया है किसमें? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन अ फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर हैव अ राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। जो भी फॉरेस्ट का लैंड है या जो कुछ भी फॉरेस्ट में हो रहा है ना, फल फूल, उसका अधिकार किसको हो जाएगा? उन लोगों को जो कि 25 या 25 साल से ज़्यादा से रहते आ रहे हैं फॉरेस्ट में, है ना। ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट हमें बताता है। झूम फार्मिंग के बारे में बताया गया। बेसिकली ये फार्मिंग कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारे भारत का, उससे बिलोंग करती है। और झूम फार्मिंग का जो स्पेशल फीचर है उसके बारे में बताया गया है। इसमें मिज़ोरम के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में स्पेशली, लेकिन ये मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड के सारे स्टेट में इस फार्मिंग को फॉलो किया जाता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं झूम फार्मिंग के। झूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर ए सम ईयर। यहाँ पे बताया गया है कि झूम फार्मिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब अच्छी तरीके की फार्मिंग वहाँ के लोगों के लिए मानी जाती है। जब हम क्रॉप को कट कर देते हैं ना, जब हमारी फसलें काट ली जाती हैं, उसके बाद उस लैंड को जहाँ पर वो उगाई गई थी उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं ग्रो किया जाता है। नथिंग इज़ ग्रोन देयर, वहाँ पे कुछ भी रोपा नहीं जाता है। क्रॉप कटने के बाद कुछ सालों तक उस ज़मीन को इसी तरह छोड़ दी जाती है। उसके बाद उसके में कुछ भी नहीं उगाया जाता। द बैम्बू एंड वीड्स विच ग्रोन ऑन ए लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। अब क्या होगा कि आप ज़मीन को खाली छोड़ दोगे तो उस पर क्या होगा? बांस या वीड, क्या खरपतवार जम जाते हैं ना कुछ सालों तक। अगर मैं आप किसी भी खाली ज़मीन को छोड़ दो और उस पर कुछ ना करो तो उस पर क्या होती है? खरपतवार जमने लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं? उस खरपतवार को छोड़ देते हैं, वो उसको जड़ से नहीं निकालते हैं। वो क्या करते हैं? पुल्ड करते हैं, हल्का हल्का वो खींचते हैं, ठीक है ना। नॉट पुल्ड आउट, उसको क्या करते हैं? दे आर कट एंड बर्न। उसको जड़ से नहीं निकालते हैं, वो क्या करते हैं? उसको ऊपर ऊपर काट लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। द ऐश मेक द लैंड फर्टाइल। अब क्या होगा कि जो ऐश बचेगा, जो राख बचेगी जलाने के बाद, वो क्या करती है? लैंड को फर्टाइल यानी उपजाऊ बना देती है। वाइल बर्निंग, जब ये जलाते हैं, केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप एंड नॉट पुल्ड, शीड आर ड्रॉप्ड ऑन इट। ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये बताया गया है
फिर जब जलाएंगे, इस तरह का आप ये देख सकते हो जूम फार्मिंग है, ये है ना खरपतवार, ये सब जम गए हैं, अब उसको जला दिया जाता है। जला दिया जाता है तो जो जो ये राख बचते हैं वो क्या करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं ज़मीन को। और उसके बाद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, डग करते हैं, लाइटली डग अप, यानी हल्की हल्की खुदाई करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं कर, नॉट पुल्ड, यहाँ पे नॉट पुल्ड यानी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लाइटली डग अप करेंगे और उसके बाद उसमें सीड को डाल देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इन वन फार्मर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक मीट, वेजिटेबल, चिली, राइस कैन बी ग्रोन। अब एक फार्म में, एक जगह में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कर सकते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं। Weeds and other unwanted plant are also not pulled out, they are just cut so that they can mixed with soil, and this also help make the soil fertile, ठीक है। The land on which we grow 1 tin of seed is called 1 tin of land। अब जो हुज फॉरेस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है कि 1 tin of seed का मतलब क्या होता है, 1 tin of land। 1 tin of seed मीन्स 1 tin of land, ये आता है क्वेश्चन, आप इसको देख सकना। तुरांग के बारे में बताया गया। तुरांग मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। बेसिकली जो हुज फॉरेस्ट है, सूर्यमणि की कहानी इसमें बताई गई है, जो कि झारखंड स्टेट से बिलोंग करती है और एक कुडुक नाम की ट्राइब्स है, जनजाति है, उससे वो बिलोंग करती है। कुडुक क्या है, कुडुक एक जनजाति है ना, ट्राइब्स है, जो कि कहाँ की जनजाति है, झारखंड स्टेट की है। और वहाँ पे आदिवासी जनजाति है, आदिवासी आप समझ में आएगी, एक ट्राइब्स है। तो वो क्या है ना, कुडुक क्या है, सबसे पहले तो एक जनजाति है ना, ट्राइब्स है। और वहाँ पे कुडुक लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, कुडुक लैंग्वेज को ही बोलते हैं, है ना। और वहाँ के लोग जंगल को जंगल नहीं बोलते हैं, तुरांग बोलते हैं, यानी तुरांग मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज, ठीक है ना, ये बताया गया है। बिहू फेस्टिवल रिलेटेड टू आसाम। बिहू फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, आसाम स्टेट से रिलेटेड है। कब बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, जब न्यू राइस क्रॉप को कट किया जाता है ना। वहाँ के लोग माघ बिहू सेलिब्रेट करते हैं। माघ बिहू यानी 14 और 15 जैन को मनाया जाता है हमारे नॉर्मल कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा दिन होता है, 1 और 2 माघ होता है। यानी एशमीज कैलेंडर के हिसाब से माघ बिहू कब मनाया जाता है, पहली और दूसरी माघ को, यानी पहली और दूसरी तारीख को मनाया जाता है। और अगर हमारे कैलेंडर जो नॉर्मल कैलेंडर यूज़ किया जाता है नॉर्मल, वो 14 और 15 जनवरी, जब हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं तो वो माघ बिहू सेलिब्रेट करते हैं, राइस को कट करते हैं और वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा कौन सा मंथ होता है, जनवरी 1 मंथ होता है, और उनका कौन सा मंथ है, 10th मंथ ऑफ एसएमएस कैलेंडर, उनका 10वां महीना होता है, ठीक है ना। दे मेक वेला घर फॉर बॉम्बो, वो वेला घर बनाते हैं, ये क्या है, वेला घर है, बैम्बू से बनाते हैं, ठीक है ना। अबू धाबी कहाँ है, यूएई में है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, ठीक है ना। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, वो कहाँ है, अबू धाबी के बारे में बताया गया, कहाँ है, यूएई में है। करेंसी वहाँ की क्या है, दहरम है। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, अरेबिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लोग। वहाँ क्या है ना, वहाँ की एक खासियत है, जो कि पेट्रोल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है इन कंपेयर टू वाटर, यानी पेट्रोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे पाया जाता है। कोई भी चीज़ अगर कहीं ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी, ऑब्वियस है कि वो सस्ती होगी। और पानी वहाँ पे उतना नहीं पाया जाता है, इसीलिए पानी वहाँ महंगा है। यहाँ यही बताया जाता है, पेट्रोल इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी देन वाटर, सो इट इज़ चीपर देन वाटर। ओनली ट्री फाउंड इन अ डिजर्ट एरिया इज डेट पाम। अब यहाँ पे जो ट्री पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, डेट पाम बोला जाता है, यानी खजूर वहाँ मिलता है। पेट्रोल वहाँ सस्ता है, पानी महंगा है, लैंग्वेज अरबिक है, करेंसी दहरम है। और अबू धाबी कहाँ पाया जाता है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना। ये थे आज के लेक्चर। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।